अच्छा, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्टरी क्लॉजेज, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस या इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स, इनको हम फ्रंटेड एडवर्बियल भी कहते हैं। यानी कि अगर क्लॉज है तो ये फ्रंटेड एडवर्बियल क्लॉज भी कहला सकती है। इसी तरह फ्रंटेड एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज पंक्चुएशन, और हमने देखा था कि पंक्चुएशन वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड पंक्टम। पंक्टम एक लैटिन वर्ड है और इस पंक्टम का मतलब है अ पॉइंट, और जो पंक्चुएशन वर्ड है ये इस लैटिन वर्ड से लिया गया है। लास्ट लेक्चर में हमने फुल स्टॉप को डिस्कस किया था जिसको पीरियड भी कहते हैं, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉमा। और ये देख लीजिए, ये इसका साइन है। इंग्लिश में जब आप कॉमा पुट करते हैं किसी भी जगह पर तो उसका साइन ये होता है। तो हम इसके फंक्शंस को देखते हैं कि इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हम देखते हैं टू गिव अ शॉर्ट पॉज, यानी कि जब आप अपनी स्पीच में किसी क्लॉज, फ्रेज या फिर वर्ड के बाद पॉज देना चाह रहे हैं, शॉर्ट पॉज, तो आप वहां कॉमा पुट करते हैं। जैसे आप कहते हैं अली डू योर वर्क, अब आप अली के बाद शॉर्ट पॉज देना चाहते हैं बताने के लिए कि आप अली से मुखातिब हैं, तो आप कहेंगे अली डू योर वर्क। इसी तरह हाशिम, फिर शॉर्ट पॉज के लिए आपने कॉमा डाल दिया। कम हियर, यस आई विल गो देयर, नो आई कांट डू दिस। तो आप जब कॉमा पुट करते हैं तो जो रीडर है उसको मालूम होता है कि यहाँ उसने शॉर्ट पॉज देना है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, आई हैव अ पेन, अ पेंसिल एंड अ मोबाइल। तो ये एक सीरीज है जो कि 3 आइटम्स की सीरीज है। तो यहाँ ये पॉइंट है कि जब 3 या 3 से ज्यादा आइटम्स की एक सीरीज होगी तो उसमें जो लास्ट कॉमा है इसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं और सीरियल कॉमा भी कहते हैं। यहाँ देख लीजिए ऑक्सफोर्ड कॉमा या फिर सीरियल कॉमा, ये वाला कॉमा। और यहाँ ये लिखा है कि प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द पेनल्टीमेट टर्म। पेनल्टीमेट टर्म का मतलब यहाँ ये होगा कि जो ये लास्ट कॉमा है जो कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से पहले है, ये कॉमा यहाँ रखा जाता है, इसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। तो ये आमतौर पर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से पहले होता है जिसको हम एंड या और कहते हैं, और ये कॉमा जो है इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा या सीरियल कॉमा कहा जाता है, जिसको हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से पहले रखते हैं। नेक्स्ट हम इसका फंक्शन देखते हैं। नंबर 2, use commas to separate independent clauses when they are joined by any of the coordinating conjunctions। हमने coordinating conjunction के टॉपिक में देखा था कि जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों तो उनको सेपरेट करने के लिए हम आम तौर पर कॉमा पुट करते हैं कंजंक्शन से पहले। जैसे यहाँ देख लीजिए, द गेम वॉज ओवर बट द क्राउड रिफ्यूज टू लीव। अब यहाँ देखिए बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे पहले मैंने कॉमा यूज कर दिया। येट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे पहले मैंने कॉमा यूज कर दिया। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे पहले मैंने कॉमा यूज कर दिया। तो हम ऑलरेडी रूल को देख चुके हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों तो उनको सेपरेट करने के लिए आप कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड फंक्शन, यूज कॉमास आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस, यानी कि इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस के बाद कॉमा लगता है, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के बाद कॉमा लगाया जाता है, या फिर इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स हैं जो कि मेन क्लॉज से पहले आते हैं उनसे उनके बाद कॉमा लगाया जाता है। और वो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जो कि मेन क्लॉज से पहले आते हैं उनको हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स भी कहते हैं। अभी हम इनको देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जहां मैंने इंट्रोडक्टरी क्लॉजेज लिखी हैं। इंट्रोडक्टरी क्लॉजेज का मतलब ये है कि ऐसी क्लॉजेज जो कि किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही हो तो इंट्रोडक्टरी क्लॉजेज हैं। और ये जो क्लॉजेज आपको नजर आ रही हैं ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। यहाँ देखिए व्हाइल आई वाज ईटिंग, तो ये जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग तो नहीं है। हमने ऑलरेडी कंजंक्शन के टॉपिक में देखा था कि व्हाइल, बिकॉज, इवन, इससे जो क्लॉजेज स्टार्ट होती हैं तो वो डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है
जो कि कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है। While I was eating, the cat scratched at the door. तो यहां कॉमा लगेगा इंट्रोडक्टरी क्लॉज के बाद, फिर यहां इंट्रोडक्टरी क्लॉज है, उसके बाद कॉमा, और फिर यहां एक और क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर यहां मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लॉज ली जो कि कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखी। तो जब आप कि डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में हो या इंट्रोडक्टरी क्लॉज इसको आप कह लें, इंट्रोडक्टरी क्लॉज जब हो तो उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं और फिर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिखते हैं। इसी तरह इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, यानी कि सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप जो फ्रेजेस यूज करते हैं, अगर जो फ्रेजेस से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप उसके बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे टू गेट अ सीट यू वुड बेटर कम अर्ली, तो यहां आप कॉमा लगाएंगे क्योंकि इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। यहां भी आफ्टर द टेस्ट बट बिफोर लंच, ये भी इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, इसके बाद कॉमा लगेगा। इन एंशिएंट रोम, तो यहां फिर यहां कॉमा लगेगा। इट वॉज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ लीडरशिप टू बी बॉर्न विद अ क्रुकेड नोज, तो यहां आप देख लीजिए कि यहां ये जो मैंने इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस यूज की हैं उनके बाद यहां कॉमा लगा है। अब इसके बाद एक और हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के हवाले से। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के हवाले से आप देख लीजिए कि यहाँ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेंटेंस को, जो कि सेंटेंस के शुरू में आए हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, इनको आप इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स भी कह सकते हैं, जो कि पूरी क्लॉज को जो है वो मॉडिफाई करे हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट सपोर्ट मी, तो इसके बाद भी हम कॉमा लगाते हैं जब आप इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, फाइनली, नर्वसली, फर्स्टली, सेकेंडली, अल्टीमेटली, एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा कि ये जो रूल है, इस रूल में हमने डिस्कस किया है कि जब इंट्रोडक्टरी क्लॉजेज हों जो कि कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही हैं, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस हों सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हों जिनको हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स भी कहते हैं, तो जब इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी तो फिर आप जो है इनके बाद कॉमा लगाएंगे। अच्छा, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्टरी क्लॉजेज, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस या इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स, इनको हम फ्रंटेड एडवर्बियल भी कहते हैं। यानी कि अगर क्लॉज है तो ये फ्रंटेड एडवर्बियल क्लॉज भी कहला सकती है। इसी तरह फ्रंटेड एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकती है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि इनको हम फ्रंटेड एडवर्बियल क्लॉज भी कहते हैं और फ्रंटेड एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, एडवर्बियल क्लॉजेज हैं, और यहाँ ये एडवर्बियल वर्ड्स हैं। तो बेसिकली ये एडवर्ब्स के तौर पे काम कर रहे हैं, क्लॉजेज, फ्रेजेस और वर्ड्स, इसीलिए इसको मैंने कहा फ्रंटेड एडवर्बियल क्लॉज, यानी कि जो शुरू में आती है। इसी तरह फ्रंटेड एडवर्बियल फ्रेज जो कि शुरू में आती है, और ये तो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स हैं। तो याद रखिएगा इनको जो है वो फ्रंटेड वर्ड भी यूज होता है एडवर्बियल क्लॉजेज के साथ या एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फंक्शन, दैट इज नंबर 4, यूज अ पेयर ऑफ कॉमर्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। इसको हम कह सकते हैं मिड सेंटेंस एडवर्बियल्स भी इसको हम कहते हैं। तो जो सेंटेंस के बीच में कॉमर्स आते हैं, तो ये पूरी एक क्लॉज है एडवर्बियल, तो इसको हम कहते हैं मिड सेंटेंस एडवर्बियल्स। ये देखिए मिड सेंटेंस एडवर्बियल्स। तो जब आप मिड सेंटेंस एडवर्बियल्स यानी कि ऐसे एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्बियल फ्रेज जो आप यूज करते हैं सेंटेंस के मिड में, तो उससे पहले और उसके बाद कॉमा लगता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मिड सेंटेंस एडवर्बियल्स। That are not essential to the meaning of the sentence, जो कि सेंटेंस के मीनिंग के लिए जरूरी नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने पॉज के लिए ये जो क्लॉज है इससे पहले भी कॉमा देना है, क्लॉज के बाद भी कॉमा देना है। इसी तरह अगर फ्रेज है तो फ्रेज से पहले भी कॉमा देना है, फ्रेज के बाद भी कॉमा देना है। और इसी तरह अगर वर्ड है तो वर्ड से पहले भी कॉमा देना है और वर्ड के बाद भी आपने कॉमा देना है। तो ये जो है मिड सेंटेंसेस एडवर्बियल्स, उनसे पहले और उनके बाद कॉमा आएगा, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ये भी एक फंक्शन है कॉमा का, जो कि पॉज के लिए यहां यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज कॉमर्स टू सेपरेट टू और मोर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स यानी कि इक्वल स्टेटस, जैसे डिफिकल्ट, स्टबर्न, ये दोनों देखिए एडजेक्टिव्स हैं that describe the same noun. Be sure never to add an extra comma between the final adjective and the noun itself. यानी कि noun और जो final adjective है उसके दरमियान में आपने कॉमा नहीं देना। और to use commas with non-coordinate adjectives, यानी कि चाहे वो कोऑर्डिनेट हो चाहे वो नॉन कोऑर्डिनेट हो,
आपने उसके और नाउन के बीच में कॉमा नहीं देना। जैसे यहां देखिए डिफिकल्ट, स्टबर्न, ये दोनों इक्वल स्टेटस हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा। इसके बीच में तो कॉमा होगा, जब कोऑर्डिनेट आप यूज करेंगे एडजेक्टिव्स तो उसमें कॉमा होगा, लेकिन अगर नॉन कोऑर्डिनेट हैं तो उसमें कॉमा नहीं होगा। जैसे वाइट एक अलग चीज है, फ्रेम एक अलग चीज है। अगर यहां होता वाइट ब्लैक तो फिर तो कॉमा आता, तो ये नॉन कोऑर्डिनेट है। इस तरह ग्रे वुल, अब ग्रे एक अलग चीज है, वुल एक अलग चीज है, ये नॉन कोऑर्डिनेट है। इस तरह इजी, हैप्पी, ये दोनों इक्वल स्टेटस हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट है, इसमें कॉमा आएगा। तो यहां ये जो पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि अगर इक्वल स्टेटस है एडजेक्टिव्स का, जिनको हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं, तो उसमें कॉमा आएगा। और अगर नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं तो उसमें कॉमा नहीं आएगा। जैसे यहां एक और एग्जांपल है, द रिलेंटलेस मीन्स नॉट स्टॉपिंग, पावरफुल समर सन बीट डाउन ऑन देम। अब यहां देखिए रिलेंटलेस और पावरफुल ये दोनों इक्वल स्टेटस हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट है, यहां मैंने कॉमा यूज कर दिया। लेकिन अगर मैं पावरफुल की बात करूं, ये एक अलग चीज है और समर एक अलग चीज है, तो ये दोनों इक्वल स्टेटस नहीं है, इसलिए नॉन कोऑर्डिनेट है, इसमें यहां कॉमा यूज नहीं हुआ। इसे यहां देखिए, द रिलेंटलेस, पावरफुल, ऑप्रेसिव सन बीट डाउन ऑन देम। अब यहां देखिए रिलेंटलेस और पावरफुल ये दोनों इक्वल स्टेटस हैं, तो इसलिए मैंने यहां कॉमा लगा दिया। पावरफुल और ऑप्रेसिव ये दोनों जो हैं ये भी इक्वल स्टेटस हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं, तो यहां भी मैंने कॉमा लगा दिया। तो जब एक ही कैटेगरी होगी तो यानी कि आप अगर इक्वल स्टेटस एडजेक्टिव्स की बात करेंगे तो उसमें कॉमा आएगा, लेकिन अगर इक्वल स्टेटस एडजेक्टिव्स नहीं है, जिनको हम नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, तो फिर वहां कॉमा नहीं आएगा। ये रूल नंबर 5 है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन 6, use a comma near the end of a sentence to separate contrasted coordinate elements or to indicate a distinct pause or shift। तो यहां जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अगर सेंटेंस के एंड पर कोई कंट्रास्टेड कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स हैं, यानी कि कंट्रास्टेड जो कि इससे कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो वहां आप कॉमा पुट करेंगे। नियर द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू सेपरेट, आपने इस कंट्रास्टेड एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया। जैसे ही वॉज मियरली इग्नोरेंट नॉट स्टूपिड, अब ये इससे कंट्रास्ट कर रहा है आइडिया, इसलिए यहां कॉमा लगेगा। जैसे यहां देखिए, द चिंपैंजी सीम्ड रिफ्लेक्टिव ऑलमोस्ट ह्यूमन, अब ये कंट्रास्टेड एलिमेंट है तो यहां कॉमा लगेगा, इसलिए यहां कॉमा लगेगा, और फिर यहां भी हमने कॉमा लगाया। तो जब आपके पास एक सेंटेंस हो, उसमें क्लॉजेज हो, और अगर कोई एलिमेंट जो है या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो अगर कंट्रास्टेड है पहले वाले एलिमेंट से, तो वहां आप कॉमा लगाएंगे। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं मैंने कॉमास लगाए हैं, जो कि कंट्रास्टेड एलिमेंट्स को, यानी कि कंट्रास्ट को शो करने के लिए। जब आपके पास कंट्रास्ट स्पीच आ जाए, यानी कि कंट्रास्टेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाएं, तो आप उससे पहले कॉमा लगाते हैं, ताकि एक पॉज आ जाए और रीडर को मालूम हो जाए कि ये एक अलग चीज है, ये एक अलग एलिमेंट है। तो ये फंक्शन नंबर 6 है। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं फंक्शन नंबर 7, यूज अ कॉमा टू शिफ्ट बिटवीन द मेन डिस्कोर्स एंड अ कोटेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। हम गुजर चुके हैं इससे बहुत बार, डायरेक्ट नरेशन से हमने बार बार इसको किया मुख्तलिफ क्लासेस में। तो यहां आप देख लीजिए कि डायरेक्ट कोटेशन एक दी हुई है, और आपको मालूम है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की बात है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि आपने जो मेन डिस्कोर्स है, यानी कि जो मेन स्पीकर है वो, और जो कोटेशन है उसके दरमियान में आप जो है वो कॉमा पुट करेंगे, ताकि रीडर को मालूम हो कि अब आप जो है वो मेन डिस्कोर्स से शिफ्ट हो रहे हैं कोटेशन की तरफ। जॉन सेड विदाउट इमोशन आई विल सी यू टुमारो, तो ये एक डायरेक्ट कोटेशन है और ये मेन डिस्कोर्स है। आई वॉज एबल, शी आंसर्ड, टू कंप्लीट द असाइनमेंट। अब ये देखिए कोड स्ट्रक्चर है डायरेक्ट नरेशन को लिखने का, कि आपने ये जो है कोटेशन जो है उसको आपने ब्रेक कर दिया, हाफ आपने उसका पार्ट पहले ले लिया, हाफ बाद में ले लिया, और बीच में मेन डिस्कोर्स को रख दिया। तो इसका तरीकेकार क्या होता है कि जो हाफ पार्ट पहले है उसके बाद यहाँ कॉमा आएगा, फिर जो मेन डिस्कोर्स है वहां भी कॉमा आएगा, फिर आप अपनी उस कोटेशन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एंड पे फुल स्टॉप आएगा। ये इसका तरीकेकार है,
और यहां जब आप कोटेशन को ब्रेक कर देते हैं और जब आप उसका सेकंड पार्ट लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। अब ये देखिए, फिर यहाँ डेट और ये फिर एक मेन डिस्कोर्स है, तो इसके दरमियान में भी आपने यहाँ कॉमा डाल दिया पॉज के लिए, और फिर जब आप शिफ्ट करें मेन डिस्कोर्स से कोटेशन की तरफ तो यहाँ आप कॉमा पुट करेंगे और यहाँ फिर आपने शॉर्ट पॉज दे दिया इसके कोटेशन के अंदर। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तो बेसिकली ये वर्ड्स हैं मार्क्स के, तो उन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं हमने उसको यहाँ कॉपी किया है, तो यहाँ बेसिकली कॉमा जो है वो पॉज के लिए है। तो यहाँ जो कॉमा है ये शिफ्टिंग के लिए है मेन डिस्कोर्स से कोटेशन की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 8, डोंट पुट अ कॉमा आफ्टर द मेन क्लॉज व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज फॉलोज इट एक्सेप्ट फॉर केसेस ऑफ एक्सट्रीम कंट्रास्ट। कहने का मतलब यह है कि अगर मेन क्लॉज शुरू में है जैसे कि यहाँ है और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, तो आपने बीच में कॉमा पुट नहीं करना। हाँ, एक केस ऐसा है जिसमें आप पुट कर सकते हैं, और वो क्या है, अगर आपको लगता है कि एक्सट्रीम कंट्रास्ट है, सिर्फ कंट्रास्ट की बात नहीं हो रही, अगर आपको लग रहा है एक्सट्रीम कंट्रास्ट है तो फिर आप जो है वो कॉमा पुट करेंगे। जैसे यहां देखिए, शी वॉज स्टिल क्वाइट अपसेट ऑल्दो शी हैड वन द ऑस्कर। तो यहां ये दोनों कंट्रास्टेड आइडियाज हैं, एक्सट्रीम कंट्रास्ट है तो यहां आप कॉमा पुट करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है एक्सट्रीम कंट्रास्ट की। आमतौर पे हम ऑल्दो, दो या इवन दो जब हम इसको यूज करते हैं कंट्रास्ट के लिए तो उससे पहले हम कॉमा यूज करते हैं। तो यहां मैंने जो ऑस्कर लिखा है आप ये देख लीजिए क्या है कि वन ऑफ द अवार्ड्स गिवन एवरी ईयर बाय द यूएस एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज फॉर अचीवमेंट इन द मेकिंग ऑफ फिल्म्स। तो जो ऑस्कर अवार्ड है ये दिया जाता है हर साल किसकी तरफ से, यूएस एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की तरफ से, जो कि फिल्म में अचीवमेंट जो है हासिल करते हैं। तो उनकी अचीवमेंट्स के लिए जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है इस एकेडमी की तरफ से। एनीवेज, ये तो ऑस्कर के हवाले से है। तो इस फंक्शन में हमने देख लिया कि कंट्रास्टेड जब एलिमेंट होगा, एक्सट्रीम कंट्रास्ट होगा, तो उससे पहले आप कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 9, यूज अ कॉमा टू सेट ऑफ पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स क्या है, इट इज अ नाउन और नाउन फ्रेज दैट रीनेम्स अ नियर बाय नाउन, यानी कि इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जैसे अलेक्जेंडर पॉप द रेस्टोरेशन पोइट इज फेमस फॉर हिज मोनोलॉग्स। तो यहां ये जो है ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। द न्यूयॉर्क जेट्स द अंडरडॉग्स। अंडरडॉग्स क्या होता है, अंडरडॉग बेसिकली यहाँ इसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसी टीम जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो वीकर पोजीशन में और शायद वो जीत नहीं सकेगी। तो सरप्राइज्ड एवरीवन बाय विनिंग द सुपर बाउल। अब ये जो सुपर बाउल है ये क्या है, बेसिकली ये एक अमेरिकन फुटबॉल गेम है जो कि हर साल खेली जाती है ये डिसाइड करने के लिए कि एनएफएल जो है उसका विनर कौन होगा। एनएफएल मींस नेशनल फुटबॉल लीग। तो आप ये समझ लें कि ये अमेरिकन फुटबॉल गेम है जो हर साल खेली जाती है। तो यहां हमने देख लिया कि जब अपोजिटिव्स होंगे जो कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो वहां आप उससे पहले और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब इसका हम नेक्स्ट जो है फंक्शन देखते हैं नंबर 10, यूज अ कॉमा टू इंडिकेट डायरेक्ट एड्रेस। तो जब आप किसी को एड्रेस करें डायरेक्टली तो आप वहां भी कॉमा पुट करते हैं, और एड्रेस जब आप करते हैं तो वो शुरू में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। आई थिंक जॉन यू आर रॉन्ग। तो आप जब एड्रेस करेंगे किसी को और उसको मिड पोजीशन में रखेंगे तो उससे पहले और उसके बाद कॉमा लगेगा। लेकिन अगर आप किसी को एड्रेस करें हैं और उसको शुरू में आप रखते हैं तो सिर्फ उसके बाद कॉमा लगेगा, और जब आप किसी को एड्रेस करें और एंड पर रखते हैं सेंटेंस के तो सिर्फ उससे पहले कॉमा लगेगा। जॉन आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू आर रॉन्ग जॉन। तो जब सेंटेंस के बीच में आप रखेंगे जिसे आप एड्रेस करें हैं तो उससे पहले उसके बाद कॉमा, सेंटेंस के शुरू में अगर होगा तो सिर्फ उसके बाद कॉमा, सेंटेंस के एंड पे होगा तो सिर्फ उससे पहले कॉमा होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं जो हमने आज डिस्कस किया है। आज हमने 10 फंक्शंस को डिस्कस किया है। तो जो पहला फंक्शन है टू गिव अ शॉर्ट पॉज, फिर सेकंड हमने देखा
कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि इंट्रोडक्टरी वर्ड्स फ्रेजेस या क्लॉजेस के लिए होता है, जहां हमने एडवर्बियल्स की बात की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सेंटेंस के मिडिल में आप इसको रखते हैं जब क्लॉजेस फ्रेजेस या वर्ड्स जो हैं उनको आप सेपरेट करते हैं, जो कि नॉन इसेंशियल है, जो कि इसेंशियल नहीं है सेंटेंस के लिए। उसके बाद हमने इसका जो फंक्शन है वो ये देखा था कि जब दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होंगे तो फिर आपने वहां कॉमा लगाना है, लेकिन अगर नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं तो वहां कॉमा नहीं लगाना। इससे हमने देखा था कि जब आप के पास कंट्रास्टेड कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स हैं तो फिर वहां आप उससे पहले कॉमा लगाएंगे। फिर हमने ये देखा था कि जो कॉमा है वो आप मेन डिस्कोर्स या कोटेशन के मिड में लगाते हैं। ये देखिए जब आप शिफ्ट करते हैं मेन डिस्कोर्स से कोटेशन की तरफ। और फिर हमने देखा था कि जो कॉमा है वो मेन क्लॉज के बाद लगाया जाता है अगर जो डिपेंडेंट क्लॉज इसके बाद जो हो वहां अगर एक्सट्रीम कंट्रास्ट हो। तो यहाँ एक्सट्रीम कंट्रास्ट है तो यहाँ हमने कॉमा लगाया, वरना आमतौर पर हम अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और फिर डिपेंडेंट क्लॉज हो तो उससे पहले कॉमा नहीं लगाते, लेकिन अगर एक्सट्रीम कंट्रास्ट हो तो आप कॉमा लगाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सट्रीम कंट्रास्ट के लिए हम आमतौर पर जो यूज करते हैं ऑल दो या फिर इवन दो भी यूज किया जाता है। फिर उसके बाद पॉजिटिव्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, उससे पहले उसके बाद, और फिर हमने जब डायरेक्ट एड्रेस करना होता है तो तब भी हम कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ एक और पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है वो ये है कि जब हम बात करते हैं पॉजेस की, जैसे कि हमने यहाँ पॉज की बात की और जो पॉइंट्स है वहां आप देख सकते हैं पॉज की। तो जब हम पॉज की बात करते हैं तो इसकी टाइप्स हैं जिनको मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया। तो इसकी अगर हम टाइप देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे सेंस पॉज है, ट्रांजिशन पॉज है, ड्रामेटिक पॉज हो सकता है, या फिर आप रिफ्लेक्टिव पॉज कह सकते हैं। इसमें पॉज फॉर इफेक्ट हो सकता है, सेंसरी पॉज भी होता है, फिर पॉज फॉर एम्फोसिस भी होता है। तो पॉज जो है उसकी बहुत सी टाइप्स हैं जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। तो आज जो हमारा लेक्चर का पर्पस था वो ये था कि हम उसके फंक्शंस को डिस्कस करें। आज हमने इसके 10 फंक्शंस को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर को सुनने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि हम कॉमा किस किस जगह यूज करते हैं। और आज जो हमने 10 फंक्शंस को डिस्कस किया है, काइंडली इसे बार बार गो थ्रू हो और कोशिश करें कि कॉमा जो है उसको उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस पर यूज करें। अगर इस लेक्चर को सुनने के बाद भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।